Hello students, we are Radiant Educators, providing you with the lectures of 9th and 10th class NCERT for JEE NEET Foundation and CBSE board exams. For live and interactive classes of class 9, 10th, 11th and 12th, you can contact us on the given details either by mail or on WhatsApp. For getting more lectures, consider subscribing. Let us continue the second part of chapter 6, 10th class life processes. In the previous part of the chapter, we have completed the process of photosynthesis. So we have to do some details. We have to understand where the raw materials are coming from. For understanding the raw materials, this is the cross section. This is the cross section of a leaf. In this you can see there are two layers of epidermis, upper layer and lower layer. ठीक है, एपिडर्मिस का जो लेयर होता है उसका यूजुअली काम होता है प्रोटेक्शन का. जो एपिडर्मिस लेयर होती है उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है. एपिडर्मिस डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, नो क्लोरोप्लास्ट. The upper layer of chloroplast also have a waxy cuticle on it. ठीक है, ये वैक्सी क्यूटिकल भी प्रेजेंट होता है. एक और लेयर होती है ऊपर जो प्रोटेक्शन का काम करती है. ये वैक्सी क्यूटिकल बहुत अच्छे से डेवलप्ड होती है एक्वेटिक प्लांट्स में. ओके, अगर लोअर एपिडर्मिस की बात करें तो लोअर एपिडर्मिस में ये ओपनिंग आपको दिख रही होगी. दिस ओपनिंग इज नोन एज स्टोमेटा. और स्टोमेटा के आसपास ये दो सेल्स जो दिख रहे हैं, दीज आर नोन एज गार्ड सेल्स. ये दो सेल्स होते हैं गार्ड सेल्स. दिस ओपनिंग, दिस टाइनी पोर इज नोन एज स्टोमेटा. और ये स्टोमेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस मींस CO2 इज एब्जॉर्ब्ड एंड O2 इज रिलीज्ड फ्रॉम द लीफ. CO2 जो रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस का, ऑक्सीजन जो बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, उनका एक्सचेंज इस टाइनी पोर के थ्रू ही होता है. ठीक है. गार्ड सेल्स जो होते हैं दे आर बीन शेप्ड cells. Guard cells are bean shaped cells. ये स्टोमेटा के आसपास प्रेजेंट होते हैं और ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कंट्रोल करते हैं. ठीक है, दे कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. अब किस तरीके से कंट्रोल करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग, लेट अस सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. Okay, so in this slide we'll see opening and closing. First we'll see that what are stomata. Like I've said, tiny pores present on the leaf which helps in the exchange of gases. Now each stomata have a pair of guard cells. As you can see in the diagram, this is the actual microscopic view in which this is stomata. और उसके आसपास अगर आप देखेंगे ध्यान से तो एक ये गार्ड सेल है और एक ये गार्ड सेल है, और बीच में जो डार्क कलर का आपको पैच दिख रहा है ये है हमारी स्टोमेटा. ठीक है, तो each stomata have a pair of guard cells which controls the opening and closing. Now कैसे कंट्रोल करता है उसको समझने के लिए this diagrammatic view is very important. First this diagram is open stomata and the second diagram is closed stomata. अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो गार्ड सेल्स है ग्रीन कलर के, वाटर इनके अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है. As they are bean shaped, they are not regularly shaped. सो जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब करेंगे इन दोनों के बीच में एक छोटा सा गैप आ जाएगा और वही होगा हमारा ओपन स्टोमेटा. एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा यहाँ से, और जैसे ही ये वाटर वापस बाहर निकलेगा तब स्टोमेटा जो है वापस से, गार्ड सेल्स जो है वापस से एक दूसरे से कांटेक्ट में आ जाएंगे. इट विल श्रिंक एंड दिस इज कंसिडर्ड एज क्लोज स्टोमेटा. गार्ड सेल्स जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं तब उनको बोला जाता है टर्जिड. So when the guard cells will become turgid, the stomata will be open, and when the guard cell will lose the water, they will become flaccid. Then stomata will be closed. ये water जो guard cells lose कर रहे हैं atmosphere में, this loss of water is known as transpiration. This loss of water is known as transpiration, with the by which opening and closing of stomata is controlled. ओके, ट्रांसपीरेशन जो है वो प्लांट के लिए खासा बेनिफिशियल नहीं होता है, उससे काफ़ी वाटर लूज हो जाता है, बट इसके अलावा प्लांट के पास कोई और दूसरा मेथड नहीं है जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस किया जाए. दूसरी चीज़ हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि अपर सरफेस पे नहीं लोअर सरफेस पे स्टोमेटा होता है. अपर सरफेस पे क्यूटिकल होती है. स्टोमेटा जो होते हैं लोअर सरफेस पे होते हैं.
ऐसा क्यों, वाई? स्टोमेटा इज ऑन द लोअर सरफेस बिकॉज अपर सरफेस पे सनलाइट आती है डायरेक्टली, और अगर डायरेक्टली सनलाइट आएगी और गार्ड सेल्स को हिट करेगी तो इससे वाटर बहुत जल्दी इवेपोरेट होगा, सो इट विल रिड्यूस द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. सो बिकॉज इवेपोरेशन विल अकर, द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल बी वेरी हाई. सो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा का जो टाइम है बहुत कम हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी. इस वजह से स्टोमेटा लोअर सरफेस पे मिलता है आपको, ताकि गार्ड सेल्स की अंदर वाटर कुछ समय तक रुके और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा लंबे समय तक हो सके. ठीक है, सो ये रीज़न आप लोग याद रखना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, सो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं हम. सबसे पहले न्यूट्रिशन इन अमीबा देखेंगे. दिस फर्स्ट डायग्राम इज फ्रॉम NCERT in which you can see amoeba is approaching the food particle with the help of pseudopodia and engulfing the food particle and then utilizing it. So we'll see this diagram. अच्छा, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, दिस इज़ नॉट इजेशन, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है. ये वाला पार्ट जो है इसमें इंजेक्शन हमको लिखना है, इंजेक्शन, और लास्ट वाले पार्ट में इजेशन. ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना आप लोग. चलिए, सो हम पहले समझते हैं ये जो अमीबा है इट इज़ एन ओमनिवोर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जिसके पास खुद के कोई ऑर्गन्स या स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. अमीबा इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज होलोजोइक, क्योंकि फर्स्ट ये इंजेस्ट करता है देन डाइजेस्ट करता है. ठीक है, नाउ व्हाट अमीबा विल डू, वेन एवर द अमीबा विल सी द फूड पार्टिकल, इट विल अप्रोच टूवर्ड्स द फूड पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया. सूडोपोडिया के थ्रू वो फूड पार्टिकल को इनगल्फ करेगा, इंजेस्ट करेगा और बना लेगा फूड वैक्यूल. फिर उस फूड वैक्यूल को, ये जो फूड वैक्यूल बना है, उस फूड वैक्यूल को विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, विद द हेल्प ऑफ अ सेट ऑफ केमिकल एंजाइम्स उसको डाइजेस्ट करा जाएगा. डाइजेस्ट करने के बाद जितनी भी एनर्जी है वो यूटिलाइज कर लेगा अमीबा. यूटिलाइजिंग ऑफ एनर्जी एंड ग्रोथ, यूटिलाइजिंग ऑफ एनर्जी एंड ग्रोथ इज टर्म्ड एज एसिमिलेशन. और आफ्टर एसिमिलेशन जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाएगा, जो अमीबा के किसी काम का नहीं होगा, उसको अमीबा अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगा विद द हेल्प ऑफ इजेशन. So the first process is approaching the food with the pseudopodia. Second is ingestion of the food, making of food vacuole, then digesting it, then assimilation, utilizing it for producing energy and for growth purpose, and then the waste substance will be excreted out. This is how amoeba will utilize the food, and this is the nutrition of amoeba. Okay, so the next process is nutrition in human beings. So इसको हम समझेंगे with the help of digestive system. Human digestive system consists of an alimentary canal which is associated by many glands. So एक चीज़ हम लोग इसमें याद रखेंगे, इसमें alimentary canal होती है. ठीक है, और इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं विद बाय रिलीजिंग देयर एंजाइम्स. अभी जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके फर्दर कुछ पार्ट्स हो सकते हैं. पहला पार्ट आप ले सकते हो माउथ, सेकेंड पार्ट आप ले सकते हो ईसोफेगस, थर्ड पार्ट आप ले सकते हो स्टमक, देन उसके बाद आ जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन. दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, जिसके 3 पार्ट्स बता रखे हैं, हीलियम, जेजुनम, तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलेंगे इसके बाद. और लास्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है बिल्कुल एनस. सो फ्रॉम माउथ टू एनस इट इज कंसिडर्ड एज एलिमेंट्री कैनाल. विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड बाय टेकिंग ईच पार्ट एट अ टाइम हम हर एक चीज़ समझेंगे कि किस तरीके से फूड पास होता है और किस पार्ट का क्या वर्क होता है. सो लेट अस स्टार्ट द प्रोसेस. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज माउथ. नाउ दीज आर द पार्ट्स ऑफ माउथ. द माउथ ओपनिंग इज प्रोटेक्टेड बाय लेबिया. लेबिया इज नन अदर देन लिप्स. सो देर आर 2 लिप्स, अपर एंड लोअर, जिनको हम साथ में लेबिया बोलते हैं. This labia opens into the oral cavity. Oral cavity means the inner part of the mouth, जहाँ पर there are 2 lateral walls. There are 2 lateral walls. इन lateral walls को हम बोलते हैं cheeks. ठीक. After lateral wall, there are 2 pellets. The upper portion जो ऊपर की तरफ होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. जो फ्रंट पोर्शन होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, दैट इज नोन एज हार्ड पेलेट. और जो पीछे वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं थोड़ा सा, जो रूफ होती है माउथ की, उसमें आगे वाला पोर्शन थोड़ा हार्ड है, पीछे वाला पोर्शन थोड़ा सॉफ्ट है. सो इट इज टर्म्ड एज हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट. देन आफ्टर दैट वी हैव अ पेयर ऑफ जॉ. अपर पेयर या अपर जॉ को हम बोलते हैं मैक्सिला. ठीक है, अपर जॉ इज नोन एज मैक्सिला.
and the lower jaw is known as mandible. मैंडिबल। ठीक है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। चलिए अब टीथ पे आ जाते हैं। टीथ का जो मेन काम होता है वो होता है फिजिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन दैट मीन्स कटिंग, ग्राइंडिंग, चूइंग ऑफ फूड। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर 4 डिफरेंट तरीके के टीथ्स होते हैं। ठीक है, वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। फर्स्ट आर इंसीजर्स, ठीक है, देन वी हैव कैनाइन, then we have premolars and molars. ठीक है, premolars and molars, these are the 4 types of teeth we have. डेंटल फॉर्मूला वगैरह पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ इधर, बस ये 4 टाइप के टीथ्स होते हैं, जिसमें इंसीजर्स जो होते हैं वो कटिंग या चॉपिंग के काम में आते हैं। कैनाइन्स जो पॉइंटेड एंड्स वाले होते हैं, दे आर यूज्ड फॉर रिपिंग। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स यूजुअली ग्राइंडिंग या क्रशिंग के काम में आते हैं। ठीक है, अब जो टीथ है उसके बारे में आपको एक चीज पता होना चाहिए। कोई भी टीथ की या टूथ की आप बात करो, एनी टूथ इट हैज 3 लेयर्स, 3 लेयर्स होती है उसके अंदर। ये जो 3 लेयर्स होती हैं इनको आप क्लासिफाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। द अपर मोस्ट लेयर इज नोन एज क्राउन। ठीक है, जो सेकेंड लेयर होती है उसको हम बोलते हैं नेक, और जो थर्ड लेयर होता है या जो थर्ड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रूट। इस क्राउन के ऊपर एक और छोटा सा कवरिंग होता है जो बहुत हार्ड होता है, उसको हम बोलते हैं हार्ड एनामल। एनामल इज द हार्डेस्ट पोर्शन ऑफ आवर बॉडी, और ये एनामल बना होता है बेटा कैल्शियम फॉस्फेट से। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। अभी हम टूथ डीके पढ़ेंगे तो उसमें एनामल का ही डिग्रेडेशन होता है। ओके, और ये जो रूट होती है इट इज कवर्ड विथ डेंटाइन। ये भी वर्ड याद रखना आप लोग, रूट के ऊपर प्रेजेंट होता है डेंटाइन। इसी डेंटाइन में नर्वस टिश्यूज वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ब्लड सप्लाई के लिए ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, और इसी की वजह से हमको सेंसेशन फील होता है। ठीक है, तो ये एक टीथ का या टूथ का स्ट्रक्चर होता है। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज टंग। टंग इज द मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द माउथ। The main work of tongue is to mix the food with saliva. ठीक है, mix the food with saliva. This process of mixing of food with saliva is known as mastication. Mastication of food. ठीक है, इसके अलावा टंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स आर नॉट जस्ट फॉर प्लेजर। ये इसलिए नहीं कि हमको कोई खाना अच्छा लगता है, नहीं लगता है। टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो हमको कोई भी रॉटन फूड या कोई भी बैड फूड खाने से प्रिवेंट करते हैं। इफ यू विल ईट सम काइंड ऑफ डिग्रेडेड और डिकेड फूड, विद इन सेकेंड्स आपकी टंग जो है उसका टेस्ट बता देगी कि इट इज़ नॉट प्लीजेंट, इट इज़ अनप्लीजेंट, एंड आप उसको इनगल्फ भी नहीं कर सकते। तो टंग का मेन काम होता है किसी अनवांटेड या ऐसा बोल सकते हो डिकेड फूड या अनप्लीजेंट फूड को ईट करने से हमारी बॉडी को रोकना। ठीक है, और दूसरा इसका काम होता है फूड को सलाइवा से मिक्स करना, मैस्टिकेशन ऑफ फूड। अब सलाइवा जो है वो इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है, सलाइवा का पहला काम तो होता है ये ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। ल्यूब्रिकेशन, व्हेन द फूड विल मिक्स विद सलाइवा, वो एक सेमी सॉलिड पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है जिसको इनगल्फ करना काफ़ी आसान हो जाता है। सेकेंड जो काम होता है सलाइवा का वो आपको समझना ऐसे है, सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है एक एंजाइम सलाइवरी अमाइलेस। This salivary amylase is the enzyme which is responsible for the breakdown of starch into glucose. ठीक है, ये क्या करेगा, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, और इसीलिए फूड को सलाइवा से मिक्स करना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये जैसे मैंने आपको बताया इट ऑल्सो ल्यूब्रिकेट्स द फूड, जिसकी वजह से हमको फूड को इनगल्फ करना काफ़ी आसान हो जाता है। फिर उसके बाद आप याद रख सकते हैं सलाइवा के अंदर कुछ बाइकार्बोनेट्स भी होते हैं, कुछ एक टाइप के सॉल्ट होते हैं बाइकार्बोनेट्स, जो फूड के अंदर अगर कोई एसिड प्रेजेंट होगा, फूड के अंदर अगर कोई एसिड प्रेजेंट है तो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, फूड के अंदर अगर कोई एसिड प्रेजेंट है तो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं ताकि जब वो हमारी बॉडी में जाए तो वो एसिड हमारी इसोफेगस की लेयर को या स्टमक की लेयर को डैमेज ना करें।
सो ये 3 काम होते हैं सलाइवा के, एक ल्यूब्रिकेशन, एक स्टार्च का कन्वर्जन ग्लूकोज में, और बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं वो एसिड जो प्रेजेंट होता है फूड के अंदर उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। अच्छा, सलाइवा जो है वो रिलीज कौन करता है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स रिलीज करती है, सलाइवरी ग्लैंड्स रिलीज करती है, और सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है बकल कैविटी में, ठीक है, माउथ के अंदर बकल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। सो दीज आर द डिटेल्स which are present in the mouth, which are of the parts present in the mouth: labia, oral cavity, teeth, tongue and saliva। ठीक है, आप इनके नोट्स बनाते जाइए साथ में, तब आपको सारी चीज़ें और अच्छे समझ में आएगी, और उसके बाद वापस से आप इस लेक्चर को देख सकते हैं ताकि चीज़ें रिकॉइल हो जाएगी वापस से। सो बाय दिस यू कैन से मैकेनिकल ब्रेकडाउन, फिजिकल ब्रेकडाउन, बोथ फिजिकल एंड केमिकल, दोनों ही डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, दोनों ही टाइप के डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, सो द सेकेंड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज ईसोफेगस। इसको हम फूड पाइप से भी डिनोट कर सकते हैं। जो मेन काम होता है ईसोफेगस का, इसका सिर्फ यही काम होता है, इट ट्रांसफर्स द फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ठीक है, अब किस तरीके से फूड पास करता है, सपोज करो यहां पर माउथ है और यहां पर स्टमक है। ठीक है, सपोज करो यहां बीच में कहीं फूड पार्टिकल प्रेजेंट है, दिस इज द फूड पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इन द ईसोफेगस। अब इसको किस तरीके से ट्रांसफर करा जाएगा, ये जो मसल्स हैं ईसोफेगस की जो फूड के पीछे है, दिस मसल विल कॉन्ट्रैक्ट, और आगे वाली जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होगी। जैसे ऊपर वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, फूड आगे की तरफ पुश हो जाएगा। फिर जहां मान लो यहां पर फूड आ जाता है इस पार्ट पे, तो ये वाली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी और आगे वाली मसल्स रिलैक्स होगी। सो बाय दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन and relaxation of muscles of esophagus, ठीक है, of muscles of esophagus, जो फूड पार्टिकल है, इट इज बिन पुश्ड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। इस प्रोसेस को जिससे ये जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जिससे फूड आगे प्रोपेल हो रहा है, इस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं पेरिस्टेल्सिस। पेरिस्टेल्सिस और पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट भी इसको बोला जाता है। सो बाय दिस पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट और पेरिस्टेल्सिस, फूड इज बिन प्रोपेल्ड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। इतना ही काम होता है ईसोफेगस का, यहां पर कोई केमिकल प्रोसेसेस या फिजिकल डाइजेशन नहीं होता है। द थर्ड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज स्टमक। The inner wall of stomach, the food which has been entered from esophagus enters into the stomach, and the inner wall of stomach releases around 2 liters of gastric juice daily। ठीक है, एक दिन के अंदर अराउंड 2 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। अभी गैस्ट्रिक जूस होता क्या है, दिस गैस्ट्रिक जूस इज अ मिक्सचर ऑफ HCl, पेप्सिनोजन, ठीक है, और साथ में प्रेजेंट होता है म्यूकस। अब यहां HCl जो है वो एनवायरमेंट को एसिडिक बना देता है, इट लोअर्स द pH। ठीक है, ये pH को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। जस्ट अ सेकेंड, ओके, इट लोअर्स द pH, मेक्स द pH ऑफ स्टमक एसिडिक। अब जैसे pH जो होगा वो एसिड की तरफ जाएगा, ये पेप्सिनोजन जो है ये इनएक्टिव एंजाइम है, और इस एसिडिक मीडियम में ये एक्टिवेट हो जाएगा टू फॉर्म पेप्सिन। ठीक है, इस म्यूकस का काम क्या होता है, स्टमक की जो इनर वॉल है उसके ऊपर ये म्यूकस एक लेयर के फॉर्म में अरेंज हो जाएगा, ताकि जो एसिडिक मीडियम है वो इनर वॉल ऑफ स्टमक को डैमेज ना करे। अब काम आता है पेप्सिन का, जो एक एंजाइम है, इट इज एन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रोटीन्स का डाइजेशन करेगा, प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करेगा, ऐसा बोल सकते हो। स्टमक के अंदर याद रखना पार्शियल डाइजेशन होता है, पार्शियल डाइजेशन। ठीक है, यहां पर पार्शियल डाइजेशन होता है, इतना बात आपको याद रखना है। फिर उसके बाद ये जो प्रोटीन्स है, पेप्सिन इसको डाइजेस्ट करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा सिंपलर प्रोटीन्स, या ऐसा बोल सकते हो इसको ब्रेक कर देता है पेप्टोन्स में।
एंड पेप्टाइड्स में। ठीक है, ये जो स्टमक होता है बेटा, ये एलिमेंट्री कैनाल का जे शेप्ड पार्ट होता है। जे शेप्ड पार्ट अगर पूछे कौन सा है तो स्टमक बोलना। फिर उसके बाद एक और टर्म इससे रिलेटेड आपको याद रखना है, चाइम। ये वो एसिडिक फूड है जो स्टमक में स्टोर होता है। मतलब जब HCl से मिक्स हो जाता है फूड, पेप्सिनोजन उस पर एक्टिवेट होता रहता है, तब इस फूड को जिसमें एसिड प्रेजेंट है, जो फूड एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है, उसको चाइम बोलते हैं। ओके, सो जस्ट आफ्टर द पाइलोरिक एंड ऑफ स्टमक, पाइलोरिक एंड ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआत हो जाती है। और ये जो स्मॉल ओपनिंग होती है स्टमक की, इसको एक मसल के थ्रू इंटेस्टाइन में ओपन किया जाता है। उस मसल को हम बोलते हैं स्फिंक्टर मसल। अब इस स्फिंक्टर मसल के थ्रू आप ये चीज़ समझना, स्फिंक्टर मसल जो है वो फूड को स्टमक से इंटेस्टाइन में स्मॉल क्वांटिटीज में पास करेगा, स्मॉल क्वांटिटी में पास करेगा। जैसे स्फिंक्टर मसल के थ्रू स्टमक पास होगा इंटेस्टाइन में, वो स्मॉल क्वांटिटी से पास होता है। इंटेस्टाइन के भी 3 रीजन्स होते हैं, पहले उसको भी हम समझ लेते हैं। इसमें 3 रीजन्स को अगर आप नेम करना चाहें तो जब सबसे पहला रीजन होता है उसको बोलते हैं डिओडेनम। डिओडेनम। जो सेकेंड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं जेजुनम, और जो थर्ड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं इलियम। तो जब डिओडेनम में फूड एंटर करता है, दिस इज द प्रॉक्सिमल पार्ट, दिस इज द मिडिल पार्ट एंड दिस इज द डिस्टल पार्ट, लास्ट पार्ट। सो जब जेजुनम में फूड एंटर, डिओडेनम में फूड एंटर करता है, वो स्फिंक्टर मसल के थ्रू एंटर करता है। अब ये फूड जो एंटर करेगा, इसके अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि फूड स्लोली तो एंटर करता है। वो ऐसा इसलिए होता है ताकि मैक्सिमम फूड डाइजेस्ट हो सके, कोई अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर ना निकल जाए और मैक्सिमम उसमें से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करे जा सके। तो जब फूड एंटर करेगा इस डिओडेनम में, वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में एंटर करेगा, स्मॉल ग्लोब्यूल्स। ठीक है, कुछ ऐसे ग्लोब्यूल्स बन जाएंगे फूड के। बिकॉज ऑफ द स्टिकी नेचर ऑफ द फैट, जो फूड है वो ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो ग्लोब्यूल्स हैं, इनका कंप्लीटली डाइजेशन नहीं हो सकता है, तो इस ग्लोब्यूल के डाइजेशन के लिए इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपलर फूड में, सिंपलर फूड में। और ये काम करता है बेटा बाइल जूस, बाइल जूस। ठीक है, ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है? डिओडेनम में हो रही है। ये काम करता है बाइल जूस। बाइल जूस जो है, इट हैज बीन सीक्रेटेड बाय लिवर विच कंटेन बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, और ये जो लिवर है, ये बाइल जूस को डायरेक्टली यहाँ पर सीक्रेट नहीं करता है। बाइल जूस पहले जाएगा गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है वो, और जब उसको डिओडेनम को उसकी ज़रूरत होती है, वो डिओडेनम में रिलीज हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस विच अकर्स इन डिओडेनम। और इस फूड ग्लोब्यूल के ब्रेकडाउन को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड ग्लोब्यूल्स इनटू सिंपलर फूड बाय यूजिंग बाइल जूस विच इज सिक्रेटेड बाय लिवर, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, रिलीज्ड इन डिओडेनम, द प्रॉक्सिमल और द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए, उसके बाद अगला जो फूड है फिर पास होता है जेजुनम में। ठीक है, बिफोर गोइंग टू जेजुनम, यहाँ पर जस्ट आफ्टर दिस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, डिओडेनम के अंदर ही पेनक्रियाटिक जूसेस रिलीज होते हैं, पेनक्रियाटिक जूसेस। पेनक्रियाटिक जूसेस जो रिलीज करता है वो रिलीज करता है पेनक्रियास। पेनक्रियास एक लार्ज ग्लैंड होती है जो स्टमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूसेस जो होते हैं उसमें 3 एंजाइम्स होते हैं, नेमली ट्रिप्सिन, अमाइलेस एंड लिपेज। ठीक है, ये पूरा डिओडेनम के अंदर ही चल रहा है अभी। ओके, इसके साथ में डिओडेनम की वॉल कुछ अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट्स भी रिलीज करती है ताकि जो मीडियम है उसको एसिडिक बनाया जा सके। अब जो ट्रिप्सिन का काम होता है वो
प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन होता है। प्रोटीन जो पहले पार्शियली डाइजेस्ट हुए थे पेप्टोन्स में, पेप्टाइड्स में, अब वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएंगे अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में डाइजेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अमाइलेज का काम होता है शुगर का कंप्लीट डाइजेशन कर देना ग्लूकोज में, एंड लिपेज का काम होता है फैट का डाइजेशन करना फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। सो यहां पर प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, शुगर का कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, फैट का कंप्लीट डाइजेशन होता है। कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन फिर भी बच जाते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और इमल्सिफाइड फैट फिर भी बच जाते हैं, जो एक स्पेशल टाइप के एंजाइम से डाइजेस्ट होते हैं जेजुनम और इलियम के अंदर। ठीक है, बट बेसिकली मैं बोल सकते हैं आप लोग 90% डाइजेशन यहीं कंप्लीट हो जाता है। अब अगर जेजुनम की हम बात करें तो जेजुनम में एक एंजाइम सीक्रेट होता है, दिस एंजाइम इज नोन एज सुकस एंट्रिकस। ये जो बचा हुआ प्रोटीन होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उनको कंप्लीटली डाइजेस्ट करता है। ठीक है, और यहां पर पूरी तरीके से अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो सारे के सारे हार्मोनल स्टिमुलेशन से रिलीज होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, सारे के सारे हार्मोनल स्टिमुलेशन से रिलीज होते हैं, जितने भी यहाँ पर एंजाइम्स आपको दिख रहे हैं। हार्मोनल स्टिमुलेशन क्या होता है, इसको समझने के लिए हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप बोल सकते हो अब प्रेजेंट होंगे अंदर विलाई। विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, कुछ ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, ऑन द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इनके अंदर नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। और जो भी डाइजेस्टेड फूड है जब इनके ऊपर से पास होगा तो अंदर प्रेजेंट वाली ब्लड वेसल्स न्यूट्रिएंट्स उनमें एब्जॉर्ब कर लेगी, जितने भी रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस है, सिंपलर फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, ताकि ये फूड को हम आगे फर्दर सेल्स के पास ट्रांसफर कर सकें और वो उनसे एनर्जी बना सकें बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड और यू कैन से यूटिलाइजेशन ऑफ फूड सो दैट इससे एनर्जी बनाई जा सके, इसको हम एसिमिलेशन भी बोल सकते हैं, जैसे हमने अमीबा में बोला था। ओके, देन द फूड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन के 4 पार्ट्स होते हैं, कैकम, कोलॉन, अपेंडिक्स, रेक्टम एंड एनस। इसमें हम अपेंडिक्स के बारे में देख लेते हैं। अपेंडिक्स एक टाइप की ग्लैंड है जो अब हमारी बॉडी में वेस्टिजल ऑर्गन है। ये उन ऑर्गेनिजम्स में काम आती थी जो अनकुक्ड फूड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स थे, ये वो एंजाइम्स बनाती थी। Thousands of generations से ह्यूमंस आर नॉट ईटिंग अनडाइजेस्टेड अनकुक्ड फूड और फ्लैश ईटिंग नहीं है हम, तो ये एंजाइम सब काम की नहीं है, धीरे धीरे ये नॉन फंक्शनल या वेस्टिजल ऑर्गन में कन्वर्ट हो गया है। नाउ रेक्टम जो होता है, रेक्टम के अंदर यूजुअली जो लार्ज इंटेस्टाइन में फूड एंटर करता है वो इनडाइजेस्टेबल होता है और लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसमें से ज़्यादातर चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। बस रेक्टम के अंदर जो वॉल होती है वो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर या सॉल्ट साथ में एब्जॉर्ब कर लेती है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो बॉडी को। और उसके बाद जो फेशियल मैटर्स होते हैं, ठीक है, द वेस्ट मैटर्स, द वेस्ट रिमेनिंग फेशियल मैटर्स इज बीन एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द एनस विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड दिस इज हाउ वी विल कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप लोग याद रखना। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं हर्बीवोर्स लाइक काउ, बफेलो, ठीक है, प्रीडेटर एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, इन लोगों के अंदर सलाइवरी अमाइलेस नहीं प्रेजेंट होता है और इसी वजह से इनकी जो इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ काफ़ी बड़ी होती है ताकि वो स्टार्च को प्रॉपरली या ऐसे फूड को डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, एक और चीज़ मुझे याद आ रही है, रेनिन एक एंजाइम है, जैसे हमारी बॉडी में पेप्सिन बना था वैसे जब चाइल्ड होते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर जब मिल्क फीडिंग होते हैं तब उनकी बॉडी के अंदर पेप्सिन की ज़रूरत नहीं होती, उस टाइम पे मिल्क को डाइजेस्ट करना होता है तो उस टाइम पे रेनिन होता है। ठीक है, RENNIN, ठीक है, रेनिन एंजाइम होता है। उसके बाद अगर हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ एसिड रिलीज हो जाता है तो उस चीज़ को हम एसिडिटी बोलते हैं और एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए हम लोग
बेस को यूज़ करते हैं, जैसे एंटासिड्स वगैरह, इनो वगैरह आप यूज़ करते हैं, ठीक है। द बेस इज यूज टू न्यूट्रलाइज द एक्सेसिव एसिड रिलीज्ड इन द स्टमक। लेकिन अगर ये एसिड कुछ लंबे समय तक, ठीक है, प्रोलॉन्ग टाइम तक हमारी बॉडी में या स्टमक में बनता रहे, तो उस केस में ये क्या करेगा, ये हमारे स्टमक की वॉल पे लेजन्स कॉज करेगा, घाव बना देगा, और इसी घाव को हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर्स। पेप्टिक अल्सर्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब कुछ एंजाइम्स हम देख लेते हैं एक टेबल बना करके, ताकि हमको सारी चीज़ें याद रह जाए। ये एंजाइम्स और उनके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि कौन सी ग्लैंड से रिलीज होता है, सीक्रीशन किस फॉर्म में होता है, साइट ऑफ एक्शन क्या है, इसके अंदर एंजाइम कौन सा प्रेजेंट है, किस सबस्ट्रेट पे वर्क करता है और प्रोडक्ट क्या बनाता है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड ये रिलीज करता है, सिक्रीशन करता है सलाइवा का। साइट क्या होता है इसका, तो हमको पता है माउथ होगा इसका साइट, ठीक है। एंजाइम कौन सा प्रेजेंट होता है इसके अंदर, सलाइवरी अमाइलेस, और इसका एक और नाम होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज टाइलिन। टाइलिन, ठीक है। सबस्ट्रेट क्या होता है, किस पे एक्ट करता है, तो हमें पता है स्टार्च पे एक्ट करता है, और स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंपलर शुगर में, या बोल सकते हो माल्टोस में, ठीक है, माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है। सेकेंड हम ग्लैंड ले लेते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट किस फॉर्म में करते हैं, तो हमको पता है गैस्ट्रिक जूसेस, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं। साइड क्या होती है, तो द साइड इज स्टमक। इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, पेप्सिन होता है मेन एंजाइम, और जब हम इन्फेंट स्टेज मतलब चाइल्ड स्टेट में होते हैं तब रेनिन होता है, तो हम दोनों लिख देंगे इसके अंदर। किस चीज़ को ये डाइजेस्ट करता है, तो अगर पेप्सिन है तो वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है, और अगर रेनिन है तो वो कैसीन को डाइजेस्ट करेगा, जो मिल्क प्रोटीन होता है, ठीक है। और एंड प्रोडक्ट इसके क्या होते हैं, तो पेप्टोन्स होंगे या सिंपलर प्रोटीन, ऐसा बोल सकते हो आप, क्योंकि अभी इतना डिटेल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ग्लैंड ले लेते हैं हम लिवर। लिवर रिलीज करता है बाइल जूस, ठीक है, इट रिलीजेस बाइल जूस। बाइल जूस रिलीज कहाँ होता है, तो आप अगर स्पेसिफिकली लिखना चाहें तो डिओडेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंजाइम्स इसके अंदर ऐसे कुछ नहीं होते हैं, और ये करता किस पे एक्शन है, एंजाइम्स इसमें नहीं होते हैं, फैट पे एक्शन करता है और उसका इमल्सिफिकेशन करता है, ठीक है, इसका इमल्सिफिकेशन करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड होती है पेनक्रियास। पेनक्रियास रिलीज करती है। अच्छा, पेनक्रियास के वो कौन से दो और हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। पेनक्रियास रिलीज करते हैं, सीक्रेशन किस फॉर्म में होता है, पेनक्रियाटिक जूसेस, ठीक है। उसके बाद इसका भी रिलीज कहाँ होता है, डिओडेनम में, ठीक है, डिओडेनम में होगा इसका भी रिलीज। अब इसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, तो हमने पढ़ा ट्रिप्सिन, अमाइलेस एंड लिपेज, ये 3 एंजाइम्स होंगे इसके अंदर। सबस्ट्रेट कौन कौन से होते हैं, तो ट्रिप्सिन के लिए होता है प्रोटीन्स, ठीक है। अमाइलेस के अंदर होता है ग्लूकोस या शुगर बोल सकते हैं आप, इस ग्लूकोज तो फाइनल प्रोडक्ट है शुगर। फिर उसके बाद लिपेज के अंदर जो सबस्ट्रेट होता है वो होता है फैट। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड में, ठीक है। पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स भी बोल सकते हो आप, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन अपन आगे ले रहे हैं। फिर उसके बाद ये जो अमाइलेस है वो शुगर को कन्वर्ट करता है, तो ग्लूकोज, और फैट कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के अंदर, ओके। देन नेक्स्ट एंजाइम मैंने आपको एक बताया था, नेक्स्ट एंजाइम एक और मैंने आपको बताया था, सुकस एंट्रीगेस, ठीक है। ये किस पे एक्ट करता है, तो अनडाइजेस्टेड प्रोटीन पे, सेम चीज़ आप लिख सकते हैं, उसका कंप्लीट डाइजेशन करता है। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। सो दीज आर दी एंजाइम्स विच आर बीन प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, इतने आपको याद रखने हैं, ओके। सो दिस इज द एंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ अगर डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट पे या व्हाट्सएप पे। एंड फॉर more lectures, consider subscribing. Thank you all of you. We'll see you in the next part of the lesson.